विधानसभा चुनाव 2023। आज हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता की पालना कैसे करें, चाहे वह राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ताधारी दल हो, या राजनीतिक पार्टी हो, या उम्मीदवार हो, या कोई चुनाव में नियुक्त अधिकारी हो, चाहे सेक्टर अधिकारी हो, पुलिस सेक्टर अधिकारी हो, या एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, इस प्रकार की निर्वाचन अन्वेषण टीम हो, तो उनको आदर्श आचार संहिता की पालना के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे आज के इस पार्ट 2 में कि जो है आदर्श आचार संहिता क्या है, ये कब लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके लिए अगर अपन को विस्तृत अध्ययन करना होता है तो मैं आपको कहना चाहूँगा भारत निर्वाचन आयोग की आप वेबसाइट पर जाइए और मैनुअल ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको आप डाउनलोड करिए। एक कंपेडियम भी है, कंपेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको आप देखिए। आदर्श आचार संहिता क्या है? एमसीसी एक मानदंडों का सेट है जो कि राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित किया हुआ है और इस सीआई द्वारा लागू किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मदद करता है और इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। ये इसका है। आदर्श आचार संहिता जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है उसके साथ लागू हो जाती है। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट और समीक्षा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी एसओपी है वो ये है कि आप अनधिकृत विरूपण को हटाने की जो समय सीमा है, जैसे चुनाव की घोषणा से 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति से, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थान से, 72 घंटे के भीतर निजी संपत्ति से ये हटा दिए जाएंगे बैनर वगैरह। जैसे आपके होर्डिंग्स है, 24 घंटे में दीवार लेखन है, बैनर्स है, पोस्टर है, फ्लैक्स है इत्यादि हटा दिए जाएंगे। और घोषणा के तत्काल पश्चात सभी विभागों को राज्य निर्माण कार्यों और विकास कार्यों तो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और सेक्शन हो चुके जो पहले सेक्शन हो चुके कार्य है उसकी सूचना भिजवाई जाएगी। इसी प्रकार 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से ये आपके होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स ये हटवा दिए जाएंगे। इसी प्रकार 72 घंटे में आपके जो निजी संपत्तियां हैं उससे होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स ये हटवा दिए जाएंगे। बात आती है आदर्श आचार संहिता में चुनाव में भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन संबंधी कोग्जिनेबल, संज्ञेय यानी और असंज्ञेय अपराध के संबंध में कानून बने हुए हैं। इसको प्रभावी करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1973, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, सीआरपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी बोलते हैं जिसको 1860 है, आरपी एक्ट है, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 इसकी धाराएं है। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसको जांच अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये गंभीर प्रकृति होते हैं, तुरंत पुलिस को एक्शन करना होता है। संज्ञेय अपराध में जांच अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। और चुनाव में भ्रष्टाचार संबंधी अगर बात करें अपन सीआरपीसी की जो धाराएं हैं तो इसका विस्तृत मैं आपको बताना चाहूँगा कि 41, 42, 44 है, 107, 8, 9, 10, 113, 116, 144, 151 इसमें कार्रवाई होती है। इसी प्रकार आईपीसी की जो धारा है ये आपके 153 ए है, 153 डबल है, 153 बी है, 171 ए से लेकर के 171 आई तक और 505 है। इन धाराओं के तहत भी ये इसमें पनिशमेंट किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है, सजा हो सकती है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसकी जो धारा 123 से लेकर 136 तक विभिन्न इसके अंदर कौन सा निर्वाचन अपराध है, कौन सा भ्रष्टाचार उसके बारे में है। बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ एमसीसी। एमसीसी कब प्रभावी होती है, इसकी क्या अवधि होती है? तो ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल प्रभाव से बाद लागू हो जाती है। चुनाव की घोषणा की तारीख से चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। और
ये 16 अप्रैल 2001 को केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच हुए समझौते के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख और अधिसूचना की तारीख से पहले के 3 सप्ताह से ये अधिक नहीं हो सकती। ये कहने का मतलब है अधिसूचना और घोषणा के तारीख का जिक्र किसमें कर रखा है। आदर्श आचार संहिता, ये आपके एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन, ये इसका क्षेत्र क्या है, कहाँ प्रभावी होती है, तो लोकसभा चुनाव में संपूर्ण देश में होती है, राज्य विधानसभा के दौरान संबंधित राज्य में होती है, उपचुनाव के दौरान जो संबंधित जिला है जिसमें विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ होती है। इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठन, समितियां, निगम, आयोग ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। क्या राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई चुनाव संबंधी अभियान गतिविधियां एमसीसी के तहत कवर की जाती है, तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर सभी सम्मिलित है। यानी किसी को भी किसी भी तरह से धर्म या धार्मिक आधार पर आह्वान नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर हमला नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति और संगठन सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति मांगते हैं, उन्होंने एक घोषणा या वचन देने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये सब पर लागू होती है। ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के सार्वजनिक कार्यक्रम को वीडियोग्राफी के माध्यम से बारीक निगरानी की जानी चाहिए। यदि कार्यक्रम में खर्च किया जाता है और ये किसी विशेष उम्मीदवार या उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं को सीधे बढ़ावा देने के लिए, तो खर्च करने के लिए संबंधित उम्मीदवार से पूर्व विशेष अधिकार लिखित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर इसका लीगल स्टेटस देखा जाए तो अपने आप में तो ये कोई नहीं है लागू करने, लेकिन इसके जो प्रावधान हैं वो आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, आरपी एक्ट 1951 जैसे कानूनों में एमसीसी संबंधी प्रावधान है, उसमें कार्रवाई हो सकती है। आदर्श आचार संहिता में निम्नलिखित कदाचारों को आईपीसी 1860 और आरपी एक्ट 1951 में भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जैसे अगर बात करें किसी भी गतिविधि में लिप्त होना जो मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी घृणा पैदा कर सकता है, या विभिन्न जातियों या समुदायों या धर्मों या भाषा के आधार पर तनाव पैदा कर सकता है, तो ये आरपी एक्ट की धारा 123(3) के तहत अपराध है, कार्रवाई हो सकती है। जाति या सांप्रदायिक भावना के लिए अपील या वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावना की अपील या चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में पूजा स्थलों का प्रयोग किया जाता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि या अन्य कोई पूजा के स्थल है, तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 123(3) और 125 के तहत ये एक भ्रष्ट आचरण है और ये एक चुनावी अपराध भी है। मतदाताओं को अगर रिश्वत दी जाती है तो 1951 का जो आरपी एक्ट है उसकी धारा 123 क्लोज 1 और आईपीसी की धारा 171 खे या बी के तहत एक भ्रष्टाचरण है, चुनावी अपराध है। मतदाताओं को अगर कोई धमकाता है तो ये आरपी एक्ट 1951 की धारा 135 ए के तहत ये भी एक चुनावी अपराध है। मतदाताओं का प्रतिरूपण, डमी या फर्जी वोटर कोई मर्द या किसी एवज में वोट देकर चला जाता है तो ये आईपीसी की धारा 171 डी के तहत अपराध है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई प्रचार करता है, मत संयासना करता है, मुझे वोट देना, तो इस प्रकार की बात करता है तो ये आपके आरपी एक्ट की धारा 130 के तहत अपराध है। चुनाव की समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की, यानी पूर्व के जो चुनाव की समाप्ति के पहले जो 48 घंटे है उसके दौरान कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करता है तो भी ये 126 आरपी एक्ट की धारा के तहत ये चुनावी अपराध है। मतदान केंद्रों तक मतदाताओं का कोई परिवहन करता है तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 123(5) और धारा 133 के तहत भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध ये दोनों हैं। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरे राजनीतिक दल की बैठकों और जुलूसों में अगर बाधा उत्पन्न करना या अन्य राजनीतिक दलों या कार्यकर्ताओं या सहानुभूति रखने वाले द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप से कोई प्रश्न पूछकर या अपनी ही पार्टी की पर्ची वितरित करके या एक पार्टी द्वारा उन स्थानों पर जुलूस निकालकर जहां दूसरी पार्टी द्वारा बैठक आयोजित की जाती है या पार्टी के पोस्टर हटाकर राजनीतिक दल की सार्वजनिक बैठकों में व्यवधाय पैदा करता है तो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 के तहत ये अपराध है। मतदान के दिन या
उससे पहले के 48 घंटे के दौरान कोई शराब बांटता है, मतदान समाप्ति से जो पहले 48 घंटे हैं उसमें अगर कोई शराब बांटता है तो आरपी एक्ट 1951 1951 का लोक प्रतिनिधि अधिनियम उसकी धारा 135C के तहत ये चुनावी अपराध है। उपयुक्त कदाचारों में से किसी के संबंध में शिकायत पड़ने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल ऊपर उल्लेखित प्रासंगिक कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई का भी सहारा ले सकता है। आदर्श आचार संहिता देखा जाए तो ये स्वयं नियामक है, स्व नियामक है और राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं के द्वारा विकसित की गई है, लेकिन इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के पैरा 16 के तहत निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में उस पार्टी को अपना बचाव करने का उचित अवसर देने के बाद पार्टी की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने की भी शक्ति है। तो ये पावरफुल है मामला। अब इसका एमसीसी फॉर पार्टी इन पावर देखें तो विजिट के मामले अगर बात करें, ब्रॉड एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एमसीसी, कोई भी मंत्री अपनी आधिकारिक यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा के साथ नहीं जोड़ेगा। मंत्री द्वारा किसी भी निजी बैठक में भाग लेने के लिए किसी भी सरकारी अधिकारी को नहीं बुलाया जाएगा। मंत्रियों को अपनी निजी यात्रा के दौरान एक राजपत्रित अधिकारी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी गई है ताकि वे अत्यावश्यक सरकारी कार्य में शामिल हो सके। सीओ और को डीओ द्वारा केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तावित यात्राओं के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। सीओ आयोग को इसकी सूचना देंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राइवेट मीटिंग का प्रबंधन नहीं कर सकता। निजी बैठकों यात्राओं पर होने वाले खर्चों का वह निजी तौर पर किया जाएगा। विशेष अवसरों पर किसी भी आधिकारिक समारोह में कोई सम्मान नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों या पायलट कार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। प्रधानमंत्री को उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट है। निर्वाचन क्षेत्रों में आकस्मिक स्थितियों पर बैठकों या दौरों की अनुमति है। विवेकाधीन निधि से अनुदान और भुगतान की कोई मंजूरी नहीं है, ये बात है। अब अनाउंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है, अगर इसकी बात करें कि नई परियोजना कार्यक्रम वित्तीय अनुदान घोषणा जिसका मतदाताओं को प्रभावित करने में प्रभाव पड़ता है, ये निषिद्ध है। आयोग के संदर्भ में बिना निम्नलिखित प्रकार के मौजूदा कार्य को जारी रखा जा सकता है, जैसे आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ऐसे कार्य प्रयोजन जो पहले ही शुरू हो चुकी वो जारी रहेगी। मनरेगा आदि जैसी योजनाओं के तहत पहले से ही नाम से पहचाने गए लाभार्थियों को लाभ जारी रहेगा। पूरी की गई योजनाओं की राशि या शेष राशि ये भी जारी कर सकेंगे। राहत कार्यक्रमों की घोषणा के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी अब जरूरी है और आपातकालीन राहत कार्य शुरू किए जा सकेंगे। प्रचार की बात करें तो सरकारी खजाने की कीमत कोई भी विज्ञापन, होर्डिंग, हालांकि दिवंगत नेताओं से संबंधित तस्वीरों संदेशों के प्रकाशन पर कोई आपत्ति नहीं है। स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है आदि जैसे विशेष अवसरों पर उपलब्धियों सहित विभिन्न प्रकार के सरकारी विज्ञापनों को नियमानुसार विनियमित किया जाएगा। महत्व के विशिष्ट अवसरों के संबंध में सामान्य प्रकृति का विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है, हालांकि ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसर के साथ मेल खाने वाली तारीखों तक ही सीमित होगा। इससे अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन में किसी भी मंत्री और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें नहीं होगी। ऐसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनेताओं, राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को हटा दिया जाएगा। एमसीसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स इन जनरल, अगर ये देखें तो ये आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसके बारे में बात आती है जब राजनीतिक दलों के या अभ्यर्थियों के संबंध में, तो अन्य दलों या उम्मीदवारों की आलोचना, नीतियां, कार्यक्रम पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहेगी। निजी जीवन की कोई आलोचना नहीं, असत्यापित आरोप नहीं लगा सकते, जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकते। रिश्वतखोरी, धमकी, प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मत संयाचना करना, मतदान समाप्ति के पूर्व के 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजन करना, मतदान केंद्रों तक मतदाताओं के परिवहन जैसी भ्रष्ट आचरण से बचना चाहिए। व्यक्तियों के घरों के सामने कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। आरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल 3 वाहनों की अनुमति दी जाएगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को मतदान के दिन केवल 3 वाहनों की अनुमति दी जाएगी।
अपने वाहनों के लिए कोई सीमा नहीं है जिसका उपयोग एक उम्मीदवार चुनाव के उद्देश्य के लिए कर सकता है। हालांकि ऐसे सभी वाहनों का विवरण आरओ को प्रस्तुत करना होगा ताकि वे पर्यवेक्षक जो आपके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है वो वह की जांच कर सके। उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तैनात वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा मांगा नहीं जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनके कार्यालयों में प्रचार सामग्री वितरण के लिए प्रति 25 विधानसभा में एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। यदि किसी स्टार प्रचार की बात करें, इस स्टार कंपेनर्स है कि यदि स्टार प्रचारक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया जाता है तो संबंधित राजनीतिक दल को भी नोटिस जारी किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल को अपने स्टार प्रचारक को जानकारी देनी होती है। स्टार प्रचार के अभियान को सीओ, डीओ, आरओ ऑब्जर्वर द्वारा सावधानीपूर्वक ट्रैक किया जाना है। स्टार प्रचारक के खिलाफ की गई कार्रवाई को दृश्यता प्रदान करने के लिए आयोग के स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत आयोग को दी जाएगी। सीओ, डीओ, आरओ को स्टार प्रचारकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के विवरण के साथ पार्टीवार रजिस्टर बनाए रखना होगा। इन विवरणों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना है जिसमें मीडिया पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उम्मीदवार या राजनीतिक दल को किसी भी उल्लंघन में लिप्त होने से रोका जा सके। इलेक्शन मैनिफेस्टोज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम बालाजी केस में कहा है कि हालांकि चुनाव घोषणा पत्र को धारा 123 के तहत भ्रष्टाचार नहीं माना गया, लेकिन जो फ्रीबीज है, मुफ्त का जो वितरण है, लोगों को प्रभावित करता है, ये वितरण निषेध है। अदालत ने आयोग को चुनाव घोषणा पत्र के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। आयोग के दिशा निर्देश हैं कि चुनाव घोषणा पत्र संविधान के सिद्धांतों आदर्शों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और आदर्श आचार संहिता की भावना के अनुरूप होना चाहिए। राजनीतिक दलों को कल्याणकारी उपायों के वादों से बचना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास उन्हें केवल वादों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव है। घोषणा पत्र औचित्यपूर्ण वादों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए तथा मुख्य रूप से मजदूरी और साधनों को इंगित करने वाली वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मीटिंग्स की बात करें, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री के साथ किसी भी प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होनी चाहिए। केवल महत्वपूर्ण पैमाने की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विषय को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है, जैसे सीओ, आयोग से पूर्व मंजूरी के बाद। केवल डीएम या वरिष्ठ अधिकारी ही इसमें शामिल हो सकेंगे। प्राकृतिक आपदा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मीडिया का ध्यान नहीं आकर्षण किया जाएगा। कार्यवाही को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसकी प्रति सीओ को दी जाएगी। बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन अदर पब्लिक सर्वेंट्स हेड ऑफ द ऑटोनोमस बॉडीज। आयोग ने दिशा निर्देश दिया है कि अप्रियाय स्थिति को छोड़कर चुनाव वाले राज्य में आयोगों, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को स्थगित किया जा सकता है। अपरिहार्य स्थिति में चुनाव वाले राज्य में आयोगों, बोर्ड के सदस्यों का ऐसे राज्यों का दौरा आवश्यक है तो सीओ को सूचित किया जाना चाहिए। आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव वाले राज्य में कोई राजनीतिक गतिविधि जैसे कि राजनेताओं, मंत्रियों के साथ बैठक या सार्वजनिक सुनवाई आदि आयोजित न करें। सदस्यों की नियुक्ति के किसी भी प्रस्ताव को आयोग से मंजूरी ली जाएगी। आयोग ने ऐसे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के विभिन्न मामलों को गंभीरता से लिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन एनजीओस पर्सन अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट। उनके संदर्भ में आयोग ये कहता है कि आयोग विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संगठनों के खिलाफ शिकायत प्राप्त रहता है कि वे कार्यक्रम आयोजित करके विशेष उम्मीदवार राजनीतिक दल के पक्ष में चुनाव अभियान के बराबर मतदाताओं से अपील करते रहते हैं। आयोग ने ऐसे गैर सरकारी संगठनों के मामलों में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए गए कि किसी को भी विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए किसी भी गतिविधि में आह्वान नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर हमला करने के लिए किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए और कोई बयान नहीं देना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। जिला प्रशासन वीडियोग्राफी के माध्यम से ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की बारीकी से निगरानी करेगा और आईपीसी की धारा 171H के तहत ऐसे कार्यक्रमों पर खर्चे की निगरानी की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है। यूज या रिक्वेजिशन ऑफ व्हीकल सेक्शन 161 एग्जम्पशन ऑफ द रिक्वेजिशन, यानी इनको मुक्त रखा गया। वाहनों को उम्मीदवार या एजेंट द्वारा कानूनी रूप से उपयोग किया जा रहा तो उनको यह है कि वो
रिक्वायर नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार वन्य जीव है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बीएसएनएल संबंधित वाहन है, ये भी नहीं होंगे। WHO, यूनिसेफ, यूनो के वाहन है। राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा उपयोग लिए जा रहे वाहन, जिला स्तर के पदाधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक वाहन के लिए परमिट जारी करने के लिए DO अधिकृत होगा। 100 से अधिक विधानसभा वाले राज्यों के लिए CO मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राज्य स्तर के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए अधिकतम 5 वाहनों को परमिट जारी कर सकता है। अन्य राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए अधिकतम 3 वाहनों का परमिट जारी कर सकता है। इस संबंध में राजनीतिक दल के खिलाफ खर्च का मामला दर्ज किया जाएगा अगर इस प्रकार कोई ज्यादा वाहन वगैरह। चुनाव के दौरान मतदाताओं के दिन वाहनों का उपयोग, एक उम्मीदवार के लिए एक वाहन, चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन और अन्य पार्टी के, कहने का मतलब 3 वाहनों की परमिशन है। Z+ सुरक्षा द्वारा कवर किए गए नेताओं को बुलेट प्रूफ वाहन रहेगा। ऐसे नेताओं को बुलेट प्रूफ वाहन की अनुमति दी जा सकती है जिसमें संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन के खर्चे की लागत वहन की जा सकती है। यदि वह स्टार प्रचारक है तो खर्च राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि निर्धारित किया जाता है तो अतिरिक्त मल्टीपल वाहन का उपयोग सरकारी लागत पर किया जाएगा। उक्त वाहन में SPG सुरक्षा प्राप्त निजी स्टाफ, किसी अन्य राजनीतिक पदाधिकारी, उम्मीदवार को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी फ्लैक्स बैनर्स एट प्राइवेट रेजिडेंस व्हीकल्स, एक पार्टी या उम्मीदवार के अधिकतम 3 झंडे प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यदि कोई एक से अधिक पार्टी या उम्मीदवार के झंडे प्रदर्शित करना चाहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वे प्रत्येक पार्टी या उम्मीदवार के केवल एक ध्वज तक सीमित होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है। वाहनों पर 1 फीट बाई आधा फीट के अधिकतम आकार के एक ध्वज की अनुमति है और 3 फीट से अधिक वो छड़ी या खंभा नहीं होना चाहिए। किसी भी वाहन पर बैनर लगाने की अनुमति नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। रोड शो के दौरान 6 बाई 4 फीट के अधिकतम आकार के बैनर को हाथ से ले जाने की अनुमति है। एक वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 छोटे स्टिकर की अनुमति है। वाहन पर कोई स्पॉट फॉक्स, फ्लैशिंग, सर्च लाइट या हुटर की अनुमति नहीं है। यूज ऑफ स्कूल ग्राउंड, पब्लिक प्रॉपर्टी, मैदानों, पार्कों, खेल के मैदान का समान आधार पर उपयोग किया जाना चाहिए। दीवार लेखन, चुनाव सामग्री, बैनर, झंडे, होर्डिंग्स प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य परिवहन की बसों, सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों का उपयोग राजनीतिक विज्ञापन के लिए नहीं किया जाएगा। डिफेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी परिसर में ध्वज, बैनर तभी लगाया जा सकता है जिसमें रहने वाले की स्वैच्छिक अनुमति हो। इंपॉर्टेंट बात, जहाँ विशिष्ट राज्य स्थानीय निकाय मौजूद है उसी के प्रावधान लागू किए जाएंगे। निजी वाहन पर झंडे और स्टिकर मालिक द्वारा तरीके से लगाया जा सकता है। वे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए कोई असुविधा नहीं करते हो, इस ध्यान रखना है। वाणिज्यिक वाहनों पर चुनाव सामग्री के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कि वाहन का चुनाव प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। अनधिकृत विरूपण को हटाने की जो समय सीमा है उसके लिए 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति से, चुनाव की घोषणा से 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थान से, 72 घंटे के भीतर निजी संपत्ति से। यूज ऑफ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस की बात करें, Z या Z+ सुरक्षा के दायरे में आने वाले नेताओं को छोड़कर चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक नेताओं के लिए अनुमति नहीं है। टेम्परेरी कंपेन ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट अतिक्रमित संपत्तियों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। धार्मिक स्थलों पर यह आप पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं खोल सकते कार्यालय। किसी भी अस्पताल या शैक्षणिक संस्था सटे स्थान पर नहीं होना चाहिए। मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्यालय में पार्टी के चिन्ह, फोटो के साथ केवल एक पार्टी का झंडा या बैनर प्रदर्शित किया जाएगा। बैनर का आकार स्थानीय कानूनों की शर्तों का अधीन 4 बाई 8 से अधिक नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को प्रत्याशी के खाते में व्यय की निगरानी और बुकिंग करनी होगी। चुनाव प्रचार के लिए पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। रक्षा बलों या कर्मियों की तस्वीरों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव संबंधी गतिविधियों में बाल श्रमिकों को शामिल करने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। और मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शंस ऑन कंपेनिंग इन वॉक ऑफ कोविड-19। डोर टू डोर अभियान, सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उम्मीदवार सहित 5 व्यक्तियों का एक समूह है डोर टू डोर अभियान कर सकता है, 5 व्यक्ति। इंपॉर्टेंट बात। रोड शो, वाहनों के काफिलों को हर 5 वाहनों के बाद तोड़ा जाना चाहिए। वाहनों के काफिलों के 2 सेट के बीच अंतराल 100 मीटर के बजाय आधे घंटा का होना चाहिए। रोड शो में 100 मीटर नहीं, आधे घंटे का।
चुनावी बैठकें कोविड-19 दिशा निर्देशों के पालन के अधीन सार्वजनिक सभाएं रैलियां आयोजित की जा सकती है। सार्वजनिक सभा के लिए डीओआरओ को समर्पित मैदानों की पहचान करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से प्रवेश या निकास बिंदु हो। नोडल जिला स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए और उपस्थित लोगों की संख्या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप आदर्श आचार संहिता के प्रत्येक बिंदु का गहनता से आप ज्ञान रखें और अच्छे ढंग से आप चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और लोकतंत्र का उत्सव मनाएं। और इस जो चैनल है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें।